हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आज हम देखने वाले क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी बुक के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यार अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आज हम देखेंगे 12th बायोलॉजी पूरी बुक के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में दो तीन तीन बार पूछे गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन को भाई तैयार भी कर लेना। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन पे हमने भी मेहनत की तो आपको भी मेहनत करना है और एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और पेपर में बार बार पूछे जाने वाले इसलिए हल्के में इनको ना लेना। ठीक है, तो देखो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता ऐसी है जो वायु परागण में नहीं होती। पहला नंबर हल्के परागण, दूसरा नंबर है आपका बेहतर अनावृत पुंकेसर, तीसरा है ब्राहत एवं पिच वतिकाग्र और चौथा है असंख्य बीजांड। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, हल्के परागण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, ब्राहत एवं पिच वतिकाग्र और असंख्य बीजांड। तो इन चार में से कौन सा ऐसी विशेषता है जो वायु परागण में नहीं होती। ठीक है, वायु परागण में कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं होती, तो ये जो असंख्य बीजांड ये आपका वायु परागण में नहीं होता। ठीक है, हल्के परागण भी होती है वायु परागण की विशेषता, बेहतर अनावृत पुंकेसर भी है, ब्राहत एवं पिच वतिकाग्र भी है, लेकिन असंख्य बीजांड इसकी विशेषता नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, तो ये है असंख्य बीजांड, ये वायु परागण की विशेषता नहीं और ये बाकी तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दांत्र कोशिका आरक्तता। ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन में होता है। ठीक है, ये जो आपका दांत्र कोशिका अरक्ता है ये ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एमिनो अम्ल दिए गए, किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है लाइसिन। ठीक है, पहला ऑप्शन लाइसिन है, फिर है मेथाइओनिन, फिर है वैलिन, फिर है सेरीन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एमिनो अम्ल है जो कि दांत्र कोशिका आरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के आपका प्रतिस्थापन में होता है। ठीक है, तो ये जो आपका वैलिन है ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, वैलिन आपका सही हो जाएगा। कह रहा था दांत्र कोशिका आरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के आपका वैलिन। ठीक है, यहाँ पे जो निम्नलिखित है इसका मतलब क्या हो जाएगा वैलिन, वैलिन एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन में होता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 2 या 3 बार आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध कितने होते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 4। ठीक है, कितने प्रतिरक्षी अणु होते हैं, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। एक चीज जान लो, जितने क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना, हर साल आते हैं। ठीक है, तो एक एक को तैयार करना और यार अगर चैनल पे न हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझो, कह रहा है बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए अगर आपको बायोरिएक्टर में वृद्धि करनी है तो उसमें कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्न में से कौन सी नहीं है। तो देखो बायोरिएक्टर में वृद्धि करने के लिए तापमान भी होता है, विटामिन भी होता है, लवण भी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये वाला हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कह रहा था इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अनुकूलतम परिस्थिति है ये, और इसका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन था कि इन चारों में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि जो कि आपका बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से नहीं है, तो ये आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों अनुकूलतम परिस्थितियों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा बीजांड का वह स्थान। ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है निभाग या चलाजा, नाभिका या हाइलम, केंद्रक या माइक्रोपाइल। ठीक है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो इस पे आपके जो नाभिका है हाइलम ये सही होगा। ठीक है, कहा गया था बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है वो है नाभिका हाइलम। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द्विनिषेचन क्रिया होती है। पहला ऑप्शन शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजी पौधों में या आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, मतलब द्विनिषेचन क्रिया किस में होती, तो वो है आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, सिंपल क्या कह रहा है कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है या त्रिगुणित होती है या चौगुणित होती है। ठीक है, तो जो भ्रूणकोष होता है उसमें कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। ठीक है, कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैल्विया में परागण होता है। ठीक है, जो सैल्विया होता है उसमें परागण किस प्रकार होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं। मतलब आपसे कहा गया सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा या कीटों द्वारा। तो ये जो कीटो है इसके द्वारा आपका सैल्विया में परागण होता है। ठीक है, किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। फिर है प्रतिमुखी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं, क्या कहता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन निभागी छोर पर, अंड द्वार छोर पर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है वो आपका किस में होती है, विभागी छोर पर। ठीक है, किस पे होती है, विभागी छोर पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है टैपिटम परत का कार्य होता है। टैपिटम परत का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है परागकणों को नष्ट करना, अंत स्थिलियम का निर्माण, परागकणों का निर्माण या परागकणों का पोषण। मतलब जो टैपिटम परत होती है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है परागणों का पोषण। ठीक है, परागणों का पोषण। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए परागणों का पोषण, परागणों को नष्ट करना और परागणों का निर्माण था। तो आपको सही ऑप्शन पहचानना है परागणों का पोषण। ठीक है, फिर अनावृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। ठीक है, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर कौन सा है, पहला मादा जननांग, नर जननांग, का व खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अनावृत बीजी पौधों में पुंकेसर कैसा होता है। ठीक है, तो बताओ मादा जननांग है, नर जननांग है या का और खा दोनों है। तो देखो इसमें से जो आपका ये है नर जननांग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नर जननांग में होता है। ठीक है, यहाँ पे का और खा की जगह यहाँ पे पहला और दूसरा होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन तो ये है नर जननांग की अनावृत बीजी पौधों में कौन सा पुंकेसर होता है, नर जननांग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है। ठीक है, एक प्रारूपी आवृत बीजी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक प्रारूपी आवृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने में, भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है, क्या होता है, 7 केंद्रीय 8 कोश की, 7 केंद्रीय 7 कोश की, 8 केंद्रीय 8 कोश की या 8 केंद्रीय 7 कोश की। तो आप बताओ कौन सा होता है जब एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होता है, तो उसमें होता है 8 केंद्रीय 7 कोशिकी। ठीक है, क्या होता है, 8 केंद्रीय 7 कोशिकी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला स्त्री में, क्वेश्चन कहता है स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। पहला ऑप्शन है मोरूला, ब्लास्तूला, गैस्तूला या न्यूरूला। तो इसमें जो ब्लास्तूला वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्तूला पे होता है। कहा गया था कि स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, ब्लास्तूला अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसका ही वाला दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए। आप चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एंड्रोजन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन लीडियम कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा या स्पर्मेटिड्स होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एंड्रोजेंस होता है वो कैसे स्रावित होता है, लीडियम कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा एंड्रोजेंस जो होता है लीडियम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में आवर्त चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है 10 से 11 दिन, 28 से 29 दिन, 25 से 26 दिन या आपका 27 दिन। तो आपको बताना है कि स्त्रियों में जो आवर्त चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, वो होता है 28 से 29 दिन का। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, क्या कहा गया, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का, अनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन का, समानताओं एवं विषमानताओं का, उद्विकास एवं संरक्षण का। तो अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान अर्थात बायो की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंशागति की अनुवांशिक इकाई है। ठीक है, जो वंशागति होता है उसकी अनुवांशिक इकाई कौन सी है, गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है या गाल्जी इकाई है या जीन है। तो आप बताओ वंशागति की अनुवांशिक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है जीन आपका। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के
परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। मतलब जो श्वेत रुधिर होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पहला ऑप्शन थ्राम्बोसाइटोपिया, ल्यूकीमिया या आपका हीमोफीलिया या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो होता है ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपका, कि मंगोली जड़ता रोग किसके कारण होता है, ठीक है। जो मंगोली जड़ता रोग होता है वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एक सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो, जो मंगोली जड़ता रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण, ठीक है। तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अगला है मेंडल के क्वेश्चन, कहता है देखो पढ़ो, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि जो मेंडल का नियम है उसमें एकल संकर क्रॉस में जो मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 3:1, 1:3, 1:2:1 या 1:1:1। तो इसमें जो आपका होता है अनुपात होता है वो होता है 3:1, ठीक है। मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुवांशिक विकार, ठीक है, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की विसूत्रता के कारण होता है? पहला ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया, ठीक है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है? आपका यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम पे होगा, ठीक है। कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की विसूत्रता के कारण होता है? तो इसमें टर्नर सिंड्रोम नहीं, डाउन सिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन से होगा। आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम पे होता है। कह रहा था कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, तो वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ना कि दूसरा। तो ये याद कर लेना डाउन सिंड्रोम पे, ठीक है। आप चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। जो हरगोविंद खुराना वो किस चीज़ के लिए जाने जाता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो आपको बताना है कि हरगोविंद खुराना किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो हरगोविंद खुराना जी जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लो एकदम कि हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो संदेशवाहक आरएनए होता है उसका निर्माण होता है केंद्रक में, ठीक है। तो आरएनए का निर्माण कहाँ हो जाएगा? केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन कहाँ होता है, ठीक है। गुआनिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा या एडेनिन द्वारा। तो ये जो आपका यूरेसिल है ना, इसके द्वारा होता है, ठीक है। आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभ प्रकूट है AUG, UAG, UGA या UAA, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ प्रकूट क्या है, ठीक है। तो इस पे ये जो आपका पहला ऑप्शन है AUG, यही है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभ प्रकूट, ठीक है, AUG, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में क्या अनुपात था, ठीक है। ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2:1:2, 1:2:1:2 या 2:2:1 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन में जो अनुपात था वो था 2:1:2 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है उसको प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? डार्विन, माल्थस, वीजमान या हीकल। तो बताओ पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है हीकल, ठीक है। हीकल नामक साइंटिस्ट ने किया। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन स्टेनले मिलर, AI ओपेरिन, JBS हाल्डेज या माल्थस। मतलब कह रहा
निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो देखो, स्टेनले मिलर का भी है, एआई ओपेरिन का भी है, जेबीएस हेल्डेन का भी है, लेकिन जो माल्थस है इनका क्या है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है इनका सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक चयन, देखो क्या कहा गया, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन लैमार्क ने, ठीक है, पहला ऑप्शन लैमार्क ने, डार्विन ने, वैलेस ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, किसने किया बताओ? तो जो आपका प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत है वो आपका किसने किया है? डार्विन ने किया है। किसने किया भैया? डार्विन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डार्विन, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन, डार्विन फिंचेज उदाहरण है, क्या कहा गया? डार्विन फिंचेज उदाहरण है। पहला ऑप्शन अनुकूली विकिरण का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, अनुकूली अभिसरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डार्विन फिंचेज है ये आपका अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। तो क्वेश्चन देख लो, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पे बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निद्रा रोग। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ठीक है, सिंपल क्या कहा गया, जो निद्रा का रोग होता है वो किस जंतु के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन यूग्लिना जंतु, प्लाज्मोडियम, या आपसे कहा गया ट्रिपैनोसोमा या अमीबा। किस जंतु के द्वारा निद्रा रोग होता है? वो है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा निद्रा का रोग होता है। ठीक है, फिर है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो चिकनगुनिया रोग होता है उसके विषाणु का वाहक कौन है? वो है आपका एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर हो जाएगा। फिर कहा गया पीत ज्वर का वाहक है, जो पीत ज्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पीत ज्वर का वाहक कौन है? पहला एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज या मस्का। तो इसका भी आपका एडीज मच्छर ही है। ठीक है, ये जो आपका चिकनगुनिया इसका भी एडीज है आपका। ठीक है, चिकनगुनिया वाले का भी एडीज है और पीत ज्वर वाले का भी एडीज मच्छर ही है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका? डेंगू बुखार का, मलेरिया बुखार का। ठीक है, डेंगू बुखार का, मलेरिया बुखार का, फाइलेरिया बुखार का, या काला जार का। ठीक है, तो ये जो आपका एडीज मच्छर है ये आपका डेंगू बुखार लाता है। ठीक है, कौन सा बुखार आता है इससे? डेंगू बुखार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। फिर है टीबी के टीके का क्या नाम? तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको खुद याद होगा। ठीक है, कि टीबी के टीके का क्या नाम होता है? पहला पीएस, ओपीवी, डीपीटी या बीसीजी। तो आपको ये तो याद होगा बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है, टीबी में, तो बीसीजी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अफीम से प्राप्त मार्फिन है। अफीम से प्राप्त कौन सी मार्फिन होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पीम, फिर है एल्केलाइड, लैटेक्स या टेनिन। ठीक है, तो कौन सी अफीम से प्राप्त मार्फिन होती है? वो है एल्केलाइड। ठीक है, एल्केलाइड जो है अफीम से प्राप्त होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू जो है हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, और इस पर किस चीज़ से होता है ये आपसे? मतलब डेंगू जो बुखार होता है किससे होता है? अभी आपको पता चला किससे होता है? एडीज से होता है। ऊपर यहाँ पे पता चला, देखो क्वेश्चन कहाँ गया, ये था एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका? डेंगू बुखार का। तो यहाँ पे घुमा के पूछ लिया गया कि डेंगू जो हड्डी तोड़ बुखार है ये किसका वाहक है? आपका एडीज मच्छर का। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, जो टाइफाइड आपका बुखार आता है उसके रोगजनक का क्या नाम है? एस्कैरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या अमीबा। तो टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेला का नाम है। ठीक है, तो टाइफाइड के रोगजनक का क्या नाम है? सल्मोनेला। फिर है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो उसकी खोज किसने की थी? वीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज को किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। ठीक है, शर्करा से आपका एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? तो वो पहला ऑप्शन है यस्ती, पेंसिलियम, राइजोपस या म्यूकस। तो आपका जो यस्ती है ये आपका शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कारक है। ठीक है, अगला है बीटी जीव। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बीटी जीव विष, बीटी जीव विष जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। कहा गया बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस या बैसिलस सबटाइलिस या बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? ये आपका बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ठीक है, तो इसका 41 का कहा गया था बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 41 तक क्वेश्चन हो गया। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघातक प्रदूषक है? क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघातक प्रदूषक है, उसका नाम बताइए। पहला प्लास्टिक, एब्जेस्ट्रॉस, वाहित मल या ई कचरा। तो कौन ऐसा है जो निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय जैव
विघातिक प्रदूषक है वो है वाहित मल। आपका कौन है? वाहित मल। ठीक है, तो इसका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है बीटी कपास, बीटी मक्का। ठीक है, क्या कहा गया? बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस या इनमें से सभी। तो बताओ कौन सा? इनमें से सभी है क्या? कौन सा है? बीटी कपास है। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है बीटी कपास। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, कह रहा है आपसे कि डीएनए, कह रहा है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, सदर्न ब्लोटिंग से, वेस्टर्न ब्लोटिंग से या इनमें से सभी से। बताओ डीएनए खंडों की पहचान किससे करते हैं? तो वो है आपका सदर्न ब्लोटिंग से। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? पहला है प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गाइरेज या डीएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, तो प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियेज से होता है। ठीक है, तो कहा गया जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियेज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन 46 पढ़ो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परजीवी में या उपर्युक्त सभी में। बताओ किसमें होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग? वो होता है उपर्युक्त सभी में। ठीक है, इन सब में होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है और परजीवी में भी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में आपत्रणनाशी जीन होता है, जो पौधे होते हैं उसमें आपत्रणनाशी जीन कौन सा होता है? सीटी, एमटी या जीएसटी। ठीक है, तो इस पे ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ये वाला ऑप्शन चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? बैसिलस वैल्गेरिस, बैसिलस थुरिजिएंसिस या बैसिलस सबटालिस या बैसिलस मैक्टीरियम। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बैसिलस थुरिजिएंसिस। ठीक है, इस जीवाणु से बनता है आपका बीटी टॉक्सिन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन यही कह रहा था कि बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो बैसिलस थुरिजिएंसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। ध्यान से सुनना, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, केसी मेहता। बताओ कौन है? वो है आर मिश्रा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशी, द्विदिशीय, बहुदिशीय या सभी। तो बताओ कौन सा है? आपका एक दिशी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो देख सकते हो भैया 50 के 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको तैयार कर लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव से काम एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव होंगे इससे फंस जाएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।